तो सबसे पहले हर बार की तरह गुरु वंदना के साथ में हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। 3 गहरी सांसें लेंगे और अपने अंदर विराजमान परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि इस विद्या को सीखने में वो हमारी मदद करें। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। ओम। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है मुहूर्त विज्ञान का टॉपिक। मुहूर्त का क्या महत्व होता है जब कोई विशेष तिथि के साथ में कोई विशेष दिन विशेष नक्षत्र का संयोग मिल जाता है और कुछ विशेष करण आदि और योग आदि का नक्षत्र जो संयोग मिल जाता है तो उसे हम मुहूर्त बोलते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति भारतीय परंपरा में कोई व्यक्ति कोई विशेष कार्य करना चाहता है तो उस समय वो शुभ समय का चयन करना चाहता है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भाई मैं जो जो काम कर रहा हूं वो शुभ मुहूर्त में आरंभ हो, जिससे आने वाले समय में मुझे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। और ये मुहूर्त देखने की प्रथा कोई आज की प्रथा नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा, हजारों लाखों वर्षों से ये परंपरा ऐसे चली आ रही है। और प्राचीन समय में ऋषि मुनि इस मुहूर्त को निकाला करते थे और उसके अनुसार ही काम किए जाते। हमारे सनातन धर्म में, है ना, सिर्फ सनातन धर्म की अपन बात नहीं कर रहे, अन्य धर्मों में भी ये इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले वो प्राय मुहूर्त देखते ही देखते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए किसी ने कोई कार्य शुरू कर दिया और उसका समय, मान लीजिए वो कार्य तो शुरू कर दिया लेकिन आने वाले समय में उस कार्य में उसको पर जब परेशानियां आती हैं तो वो व्यक्ति बोलता है, उसको सोचता है कि अरे यार ये फालतू में प्रॉब्लम हो गई, इससे अच्छा कोई अच्छा मुहूर्त में देख लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। लोग भी देखते हैं कि किस मनहूस घड़ी में मैंने काम शुरू कर दिया। होता नॉर्मल यही है ना, किस मनहूस, हम जब भी कोई काम खराब होता है, हमारे साथ में कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो हम क्या बोलते हैं, किस मनहूस घड़ी में काम शुरू कर दिया। मनहूस घड़ी मतलब हमने मुहूर्त नहीं देखा। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि जब कार्य बिगड़ गया, कार्य का नाश हो गया उस चीज का, तब फिर मुहूर्त की महत्वता हमें समझ में आती है कि यार नहीं, कोई भी शुभ कार्य करने वाले हैं तो अपने को ऐसी गलती नहीं करना, एक मुहूर्त देख लेना चाहिए। अब कभी कभी आदत आप लोगों में क्या हो जाती है, नॉर्मल लोगों में आदत ये होती है कि वो न्यूज़पेपर में बहुत सारे मुहूर्त दिए होते हैं कि आज इस काम को करने का शुभ मुहूर्त है, कर लीजिए। कैलेंडर में हम लोग देख लेते हैं कि आज मुंडन मुहूर्त है, आज गृह प्रवेश मुहूर्त है, आज विवाह मुहूर्त है। अब क्या विवाह मुहूर्त मान लीजिए दिया हुआ तो क्या सभी के लिए वो मुहूर्त एक से ऐसा काम करेगा क्या? वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कई सारी और भी चीजें देखी जाती हैं कि वो मुहूर्त आपके हिसाब से सुटेबल है या नहीं। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मुहूर्त होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में अपने को पूरा पंचांग की जानकारी होना चाहिए, पंचांग को देखना अपने को आना चाहिए कि आज जो नक्षत्र है, आज कौन सी स्थिति है, आज कौन सा करण है, कौन सा योग है, कितने से कितने बजे तक का। जैसे अभी आप लोगों ने पूछा तो आपने कहा कि सुबह से ही आ गई, वो तो जो आप बात कर रहे हो कि शिवरात्रि तो सुबह से आ गई, मैंने कहा कि नहीं अभी शिवरात्रि लग गई, यानी 14 लग गई, मेरा मतलब ये तो 14 लग गई। तो ये समय कैसे पता आपको ज्ञात होगा? तो ये समय का ज्ञात आपको होगा पंचांग के माध्यम से। और इस पंचांग को माध्यम से मैं आपको एक
अभी ऐप आपको दे दूंगा, उस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे आप उसमें सारी चीजों को आराम से देख सकते हो। पहले के समय में तो बहुत गणनाएं करी जाती थी, आज के समय में तो एक टिप पे आपको सारी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं कि आज कौन सा करण है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तिथि है, कितने बजे से कितने बजे तक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। यहाँ तक कि सूर्य का उदय कितने बजे आपके यहाँ हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता था। ये सारी चीजें देखने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ किसके माध्यम से है, वो पंचांग के माध्यम से हम देखा करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग, यस, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? अच्छा, पहले डाला होगा मैसेज। तो हम ये सारी चीजें लगातार देखते आए हैं, देखते रहे हैं, और हमें ये सब चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात आती है वो बात आती है नक्षत्र के बारे में, कि नक्षत्र क्या होते हैं। उसके भी पहले जो बात आती है वो आती है तिथि के बारे में। जो तिथि होती है हमारे, आपको मैंने हिंदी के माह पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हमारे 12 हिंदी के माह होते हैं। तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुआर मतलब अश्विन, कार्तिक, अगहन, अगहन में मृगशीर भी बोलते हैं, अगहन, पौष, माघ एंड फागुन जो इस समय का माह चल रहा है। तो ये 12 माह होते हैं। और हमारी तिथियां जो होती हैं वो दो भागों में, तिथियां जो होती हैं वो प्रतिपदा से लेकर कहाँ तक होती हैं, प्रतिपदा से 14, और उसके बाद में होता है हमारे पास दो तरह से, एक को पूर्णिमा बोला जाता है और एक को क्या बोलते हैं अपन, अमावस्या बोलते हैं। यानी जब 14 के बाद में 15 आती है तो 15 को एक एक तिथि को बोलते हैं पूर्णिमा और एक तिथि को बोलते हैं अमावस्या। आप लोगों में से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको पता है अमावस्या और पूर्णिमा का मतलब? आप माइक ऑन कर लीजिए, 4-5 लोग हैं अपन, है ना, ऑन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत डिटेलिंग आज क्लास की नहीं करने वाला हूं, लेकिन हम थोड़े से सब्जेक्ट को समझ सकें, इसलिए मैं आप सभी से भी आपका, तो मंजू जी आपको पता है ना पूर्णिमा के बारे में और अमावस्या के बारे में? कब दिन घटता रहता है और बढ़ता रहता है सर? दिन घटता बढ़ता नहीं है, दिन, चंद्रमा घटता है। अमावस्या से घटना शुरू हो जाता है। और दिन का नहीं, चंद्रमा का। जी, जब पूर्णिमा से पूरा हो के, हाँ जी सर आप बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल आप सही आ रहे हो, बस आप दिन का कह रहे थे, मैंने उसको कलेक्ट किया चंद्रमा से। 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है और 15 दिन चंद्रमा घटता है। ठीक है ना? तो जब चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, यस, प्रतिपदा से लेके बढ़ना शुरू होगा चंद्रमा, उस समय शुक्ल पक्ष बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। और उस समय जो तिथि आएगी वो आएगी पूर्णिमा, मतलब वो उस समय चंद्रमा हमारी 16 कलाओं के साथ में होता है, फुल मून जिसको अपन बोलते हैं, जिसको पूर्णिमा। अब कल क्या है? कल है चतुर्दशी के बाद में अमावस्या, मतलब मंडे को जो आने वाला है वो अमावस्या। यानी उस दिन क्या होगा, चंद्रमा मतलब जब घटता हुआ रहता है, मतलब बढ़ने से घटना शुरू करता है और एक समय पे बिल्कुल लाकर जीरो हो जाता है, उस समय होती है अमावस्या। दीपावली जिस दिन होती है हमारी वो होती है अमावस्या। यानी कृष्ण पक्ष जो होते हैं, दो पक्ष हुए, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटना शुरू करता है और घटना घटते 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 अमावस्या पे वो चंद्रमा नहीं रहता। चंद्रमा का आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता और पूर्णिमा में बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 वो अपनी 16 कलाओं से युक्त हो जाता है, उस दिन होती है पूर्णिमा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अमावस्या और पूर्णिमा। ठीक है, तिथियां वही हैं 15, बस
एकम से लेकर, एकम को हम प्रतिपदा भी बोलते हैं, प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक तो वही तिथियों के नाम है। उसके बाद में सिर्फ जब कृष्ण पक्ष की होगी उस समय हम क्या बोलेंगे उसको, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की होगी तो उस समय क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पूर्णिमा सर। पूर्णिमा बोलेंगे। इतना समझ में आ गया आराम से? ठीक है। अब इन तिथियों के होते हैं नाम। तिथियों के क्या नाम होते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको एक बार समझा देता हूं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जी पूछिए ना। सर वो ऐसे बोलते हैं चंद्रमा का बल कैसे देखते हैं, इसी से देखते हैं कि हम वो सब चीजें आएंगी, अभी तो अपन बहुत बिल्कुल, अभी अपन बिल्कुल बेसिक चीज पे लेके चल रहे हैं। एक होता है नंदा, ठीक है, एक सेकंड जरा सा मैं सोच रहा हूं, इसकी अपेक्षा दूसरा ले लेता हूं। तो हम जो बात कर रहे थे अभी, वो तिथियों के बारे में बात कर रहे थे कि जब भी अपन मुहूर्त की बात करते हैं तो उस मुहूर्त में वो सारी चीजों को हमें देखना जरूरी होता है। ये मैंने क्लास के बारे में आपको बताया था कि हम क्या क्या चीजें इस क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, वो सब चीजें मैंने आपको समझाई थी। और ये मैंने हिंदी के माह आपको समझाए थे सभी को, चैत्र वैशाख, और ये हर माह जो होता है वो 2-2 महीने में आता है। यानी चैत्र जो आएगा वो मार्च और अप्रैल में आएगा, है ना। हर महीना जो होगा हिंदी का जो माह होगा वो अंग्रेजी के 2 माह मतलब कवर करता हुआ होगा। चैत्र जब भी आएगा तो मार्च और अप्रैल के बीच में आएगा। अब जैसे मान लीजिए जैसे फागुन खत्म होगा, जैसे अगले माह क्या लग जाएगा, अगले माह लग जाएगा मार्च, और मार्च के साथ में क्या लग जाएगा, चैत्र। तो चैत्र मतलब मार्च में आएगा और अप्रैल में, कुछ पार्ट मार्च में कुछ अप्रैल में। इस प्रकार से हर महीने को चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कार्तिक, अगेन पुष माघ और फागुन। तो यहाँ पर हर महीना जो होता है वो 2 अंग्रेजी के महीनों को मिला के, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 2 महीने से मिला के 60 दिन, 60 दिन नहीं हुए, कुछ कुछ दिन वो मार्च के लेगा, कुछ दिन अप्रैल के लेगा, लेकिन इस तरह से मिला के वो 30 दिन को लेगा। जिसके यहाँ से आवाज पीछे से आ रही है वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए प्लीज। आगे का बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि किस माह में कौन सा नक्षत्र रहता है ना। तो जैसे अपने हिंदी के नक्षत्र, तो हिंदी के जो नाम पड़े हुए हैं माह के, वो नक्षत्र के आधार पर ही पड़े हुए हैं। जैसे चैत्र में चित्रा नक्षत्र होगा पूर्णिमा के दिन, है ना। सामान्य तौर पे पूर्णिमा के दिन कौन सा नक्षत्र मिलेगा आपको, चित्रा नक्षत्र मिलेगा। ये सामान्य तौर पे मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी दिन की घटाबड़ी होने पर वो आगे पीछे वाला नक्षत्र मिल सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे 99% ऐसा ही होता है कि चैत्र में चित्रा मिलेगा, वैशाख में विशाखा मिलेगा, ज्येष्ठ में ज्येष्ठा मिलेगा, आषाढ़ में दोनों में से कोई भी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा ये सब मिल सकता है। श्रावण माह में श्रवण नक्षत्र आपको मिलेगा। श्रवण नक्षत्र में ही राखी का जब त्योहार अपन मनाते हैं तो श्रवण नक्षत्र के अंदर मनाते हैं, श्रवण में। तो यही कारण है, श्रवण या धनिष्ठा आ जाता है जब आगे बढ़ जाता है। भाद्रपद मतलब भादो के माह में 2 तरह से आता है, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, इस तरह से आता है। अश्विन, अश्विनी, रेवती, इस तरह से आते हैं। कार्तिक, कृतिका, मार्गशीर्ष में मृगशिरा, पौष में पुनर्वसु, माघ में मगा, एंड फाल्गुन में पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो अब इस बार जब होली आएगा तो उस समय आप नक्षत्र को देखिएगा। पूर्णिमा, जिस दिन हम होली जलती है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा उस दिन आपको ये दोनों में से कोई ना कोई नक्षत्र मिलेगा, ठीक है। ये चीज अपने डिस्कस किया था। इसमें तो
किसी को कोई समस्या नहीं है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना? आगे बढ़े। ठीक, अभी बात आती है हमारे ये 27 नक्षत्र, और इनको समझना बहुत जरूरी है। पिछली बार भी मैंने बात किया था कि इन नक्षत्रों का क्रम से आपको ज्ञान होना जरूरी है। ये इसके बिना मुहूर्त विज्ञान पूरा की पूरा अधूरा है, क्योंकि जब भी हम मुहूर्त निकालेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे कि चंद्रमा से नक्षत्र इतना नहीं होना चाहिए, सूर्य से नक्षत्र इतने नंबर का नहीं होना चाहिए। तो वहां पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उस दिन जिस दिन का हम मुहूर्त निकाल रहे हैं, उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र है वहां से 7वां नक्षत्र काउंट करना है। मान लो तीसरा नक्षत्र काउंट करना है, तो हमें मान लीजिए पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मिल गया उस दिन, तो फिर वहां से तीसरा कौन सा होगा, तो जी अपने को गिनना आना चाहिए उस दिन। जिससे क्या है, ये इसी क्रम में हमें याद करना चाहिए। तो इस क्रम में याद करने का, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, तो इसको 3-3 लाइन में इसको दे दिया। 27 टोटल नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्र मूल है, यही नक्षत्र से आपकी राशि बनी है, और जो भी राशि आपकी होगी वो इन्हीं नक्षत्र के आधार पर होगी, ठीक है? कैसे राशि का क्रम निर्धारित होता है वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ा सा म्यूट करेंगे पीछे से कोई, जिनके यहाँ से भी आवाज आ रही है। आप सब कम लोग हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो। अभी समझो, जैसे हमने कहा कि हमारा जो ये मैं साइड से बना रहा हूं, ये एक सर्किल होता है। सर्किल कितनी डिग्री का होता है? 360 डिग्री का एक सर्किल होता है, 360 डिग्री का। तो इस 360 डिग्री में हमारी 12 राशियां होती हैं। तो एक राशि को जो समय मिलता है, जैसे इस तरह से अगर हम 12 भाग में इसको डिवाइड कर दें, मान लो ये हमने 12 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे मैंने नॉर्मल डिवाइड कर दिया। अभी तो कितने हुए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हुए हैं। ये 12 भागों में डिवाइड हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो हमारे जो नक्षत्र होते हैं, ये सभी नक्षत्र मिलकर हमारी क्या निर्माण करते हैं? राशि को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उस चीज पे हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो हमारे नक्षत्र हैं, सॉरी, ये जो नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, ये प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कैसे 4 चरण होते हैं? जैसे ये सबसे पहले तो ये प्रत्येक जो नक्षत्र है, ये क्लास में हम पहले चर्चा भी कर चुके हैं, इसका वीडियो भी मिल जाएगा जो भी लोग नए हैं उनको। तो जैसे इन नक्षत्रों को 9 प्लैनेट के हिसाब से डिवाइड कर दिया, यानी एक प्लैनेट को 3 नक्षत्र यहाँ पर दे दिए गए। जैसे केतु के लिए अश्विनी, मघा और मूला दे दिया, शुक्र के लिए भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा दे दिया, रवि के लिए कार्तिक, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा दिया गया, चंद्रमा के नक्षत्र जो है रोहिणी, हस्त और श्रवण है। ये नक्षत्रों का अपना अलग महत्व होता है। जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से पंचक का निर्धारण होता है और किस प्रकार से मूल नक्षत्र का निर्धारण होता है, तो बिल्कुल इजी। बाकी सब चीजें तो बाद बाद में आती भी चली जाएंगी, लेकिन अभी तरीके से समझने की दृष्टि से मैंने आपको बताया था कि ये जैसे मूल की जो नक्षत्र हैं तीनों की तीनों, और ये हमारे बुध के जो तीनों की तीनों नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र हमारे किसका निर्माण करते हैं? ये हमारे मूल नक्षत्र का निर्माण करते हैं। अगर इन नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो इसको बोलते हैं मूल पड़े हुए हैं भाई, ठीक है? और जो हमारे, जैसे मान लीजिए अगर इन नक्षत्रों के अलावा अगर लास्ट के जो 5 नक्षत्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं, जैसे लास्ट के जो 5 नक्षत्र हमारे होते हैं और इनको बोला जाता है हमारा
पंचक के नक्षत्र 5, लास्ट के 5 नक्षत्र जो हमारे पंचक के हैं। ये पंचक के नक्षत्र हैं। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, अगर पंचक के नक्षत्र में मान लीजिए सोना चांदी को ले लो, अगर ये 5 के नक्षत्र में किसी चीज का भाव बढ़ना शुरू करेगा तो पूरा महीना वो बढ़ता हुआ जाएगा, और किसी चीज का भाव गिरना शुरू होगा तो पूरा महीने वो गिरता हुआ जाएगा। ऐसा अमूमन होता है। सोना चांदी को भी आप देख लो, कुछ लोग अगर जैसे मान लो समझो कि ये अब जैसे पंचक के नक्षत्र शुरू हो गए, अभी मान लो आज का अगर अपन पंचांग निकालें, आज का अगर पंचांग को देखेंगे, हालांकि मैं अभी समझाने वाला हूं, तो अभी का आज का पंचांग क्या कह रहा है? आज का पंचांग बोल रहा है कि आज हमारा तिथि कौन सा है? त्रयोदशी। मतलब आज की जो तिथि है वो हमारी त्रयोदशी तिथि है। वो कब तक है? त्रयोदशी तिथि है 20:01 तक, अकॉर्डिंग टू शिवपुरी के हिसाब से। तो मैं 6 बजे का जो कह रहा था वो 6 बजे नहीं, 8 बजे का टाइम है उसका। तो त्रयोदशी है, उसके बाद में चतुर्दशी लग जाएगी। ठीक है, कृष्ण पक्ष है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है इस समय। यानी हम इस समय आज कहाँ पे हैं? हम यहाँ पर हैं इस समय। इस समय कौन से नक्षत्र में है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो कब तक था? 17:40 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खत्म हो गया। और जैसे ही नक्षत्र खत्म होता है तो अगला नक्षत्र आ जाता है। यानी इस समय कौन सा नक्षत्र है? तो उत्तराषाढ़ा आज सुबह तो था, लेकिन इस समय कौन सा नक्षत्र है? इस समय है श्रवण नक्षत्र है। इस समय जो नक्षत्र है वो श्रवण है। उत्तराषाढ़ा इस समय खत्म हो चुका है, इस समय की जब अपन बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आई? और जैसे ही ये धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा, और धनिष्ठा नक्षत्र लगेगा यानी पंचक शुरू हो जाएंगे। यानी अगर अपन श्रवण हुआ, और 19 फरवरी को हमारा श्रवण नक्षत्र है, कल 14:42 पे यानी दोपहर के 2:42 पर श्रवण नक्षत्र समाप्त होगा और धनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। और धनिष्ठा नक्षत्र के साथ में क्या शुरू हो जाएगा? पंचक शुरू हो जाएंगे। यानी 5 दिन के ये नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। इन पंचक नक्षत्रों में विशेष कहानी रहती है। पंचक के नक्षत्र आप लोग जानते हो ना? आशीष जी अभी नए जुड़े हैं आप शायद, या पहले पिछली क्लास में थे क्या आशीष जी आप? जी सर, मैं पहले क्लास में नहीं था, थोड़ा काम की वजह से। पिछली क्लास में नहीं थे ना? तो पंचक नक्षत्र जो है, रुचि जी भी अभी ज्वाइन किया है। रुचि जी आपसे थोड़ा सा मुझे पूछना चाहूंगा, क्या पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज आप रखती हैं ज्योतिष वगैरह के बारे में, या ये जो चीज मैं बता रहा हूं इनके बारे में? अनम्यूट कर लीजिए। शायद कहीं अनम्यूट होने में प्रॉब्लम है, तो चलिए ठीक है। तो ये जो पंचक के नक्षत्र होते हैं, इन पंचक के नक्षत्रों में विशेष कार्य जो है नहीं किए जाते। विशेष कार्य करने की मनाही होती है, जिन्हें हमें रिपीट नहीं करना चाहते, उन कार्यों को करने की मनाही है। क्या? लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो पंचक के समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहा जाता है कि अगर उस नगर में, या तो उस परिवार में ही तो उस नगर में कम से कम 5 लोगों की मृत्यु फिर होती है। ऐसे कंडीशन में फिर वहां पर ये काम किया जाता है कि जब उसकी डेड बॉडी ली जाती है तो उस समय उसके साथ में 5 नारियल रखे जाते हैं। 5 नारियल साथ में लिए जाते हैं और उनको वहां पीपल के पेड़ वगैरह के नीचे छोड़ दिए जाते हैं। 5 नारियल, 4 और ले जाते हैं, 5 नहीं, मतलब एक तो वो खुद जो डेड बॉडी ऑलरेडी है और 4 और लेके जाए जाते हैं। उसका टोटका होता है कि भाई ये जो आपदा है ये आपदा और ज्यादा ना आए। और मैंने देखा पंचक में किसी की मृत्यु हुई तो उस परिवार तक में 2-3 तक एक साथ, मतलब इस तरह की घटनाएं वहां पर होती हैं। तो ये आज के समय में लगता है कि यार ऐसा होता है कि कभी, लेकिन नहीं, अगर आप देखोगे आसपास नजर दौड़ाओगे तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने जिन नक्षत्रों की बात की, तो ये 27 नक्षत्र हैं जिनके क्रम के साथ में आपको याद करना जरूरी है। इसके बिना हमारी बात आगे नहीं बढ़ेगी। बात करते हैं आगे।
तो इन प्रत्येक नक्षत्रों को एक एक प्लैनेट के साथ में इसको बांटा गया है। एक एक प्लैनेट इसको हर नक्षत्र को दिया गया, लाइन से प्लैनेट हैं, यानी अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो ये पूरे के पूरे 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक के वो पूरे नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र इन एक एक प्लैनेट को दे दिए गए। उसके बाद में जैसे 10 नंबर का नक्षत्र आएगा वापस से केतु को मिल जाएगा। ऐसे यानी यहां से यहां तक के नक्षत्र जब इनकी बात करते हैं, यहां से यहां तक, यानी ये वाले जो पूरे के पूरे नक्षत्र हैं, ये एक हमारा एक पार्ट हो गया, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया और ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। तो यहां से यहां तक के 9 नक्षत्र, 1 to 9, 10 to 18 एंड 19 to 27, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। अब यहाँ पर ये बात जो है वो हम सामान्य तौर पे दिनों की बात करते हैं, तो दिन हम कैसे गिनते हैं? रविवार से, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। रवि तो हम गिन चुके, और उसके बाद राहु और केतु। ऐसे हम 9 प्लैनेट की बात करते हैं, सभी को पता है 9 प्लैनेट के बारे में। लेकिन यहाँ इनका क्रम अलग दिया हुआ है। तो इन क्रम को कैसे याद किया जाए? तो उसके लिए बिल्कुल बहुत इजी गोइंग तरीका है। इसके सु मतलब यहां पर आप लिखेंगे दिस इज के, सबसे पहले किसके नक्षत्र आएगा? केतु का। के सु, बस छोटा सा याद करना है, के सु। इसके बाद च म रा, यानी 3 नक्षत्र कौन से गुजर गए? के सु, चमरा एंड गुसु। गु फॉर गुरु, श शनि एंड वो एंड बुध। इस प्रकार से आप आराम से याद कर सकते हैं कि भाई नक्षत्रों का क्रम क्या रहेगा। केसुसु, चमरा एंड गुशबु। अब इनको याद करने का एक और तरीका फिर यहाँ के है। अश्विनी से पहली बार शुरुआत हुई, अश्विनी के साथ में शुरुआत हुई, तो हमें हर ग्रह के 3-3 नक्षत्रों को याद करना है ना। और फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि हम मंथ के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, तो वो उसी क्रम में मिलेंगे। अभी आप देखो, मैं आपको क्रम समझाता हूँ, आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये चीज आपने समझ ली तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। जैसे एक सेकेंड, आज थोड़ा सा पहला दिन हो रहा है ना, एकदम से न्यू स्टूडेंट, अब सारा दिन से तो फिर है ना हो रहा था। कोई बात नहीं, पहले दिन की क्लास है तो वैसे दूसरा, लेकिन ठीक है, पहला दिन हमारा तो बोल दिया था कि भी पहला दिन ही रहे। तो यहाँ पर जब इस बात करते हैं केतु, शुक्र, शनि, ये सब चीजों की, तो यहाँ इनको याद कर लेना है हमें 3-3 नक्षत्र को। अब याद कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर ये चीज को अपन ने फॉलो कर लिया तो आराम से समझ में आएगा। अश्विनी को पहला नक्षत्र है अश्विनी, आश्विन मास का पूर्णिमा। तो मैंने आपको ये बताया ना कि 12 महीनों के 12 नक्षत्र तो आपको आराम से याद हो गए। 12 महीनों के 12 नक्षत्र अपने को समझ में आया। अब जैसे अश्विन, अश्विन के बाद में क्या आएगा? कार्तिक आएगा। तो यहाँ पर देखो, अश्विन, अश्विन के बाद क्या आया? कार्तिक, क्वार, कार्तिक। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? माह, अगन, मृगशिरा, तो मृगशिर। ठीक है, उसके बाद कौन सा? अगेन मृगशिरा नक्षत्र, फिर पौष, फिर माघ, फिर फाल्गुन, ये पूर्व फाल्गुन उत्तर फाल्गुनी दोनों आएंगे। क्वार, अगेन पूष, माघ, फागुन, फिर चैत्र, चैत्र शुरुआत हो गया चैत्र, फिर बैसाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, पूर्व आषाढ़ उत्तर आषाढ़, आषाढ़, फिर श्रावण, श्रावण के बाद में भादों, पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद, और भादों के बाद में वापस से क्वार मतलब अश्विन।
तो ये देखो कितने सारे नक्षत्र आपके ये गोल आपके नॉर्मल याद हो गए। अगर आप नंबर भूल जाते हैं तो आप मंथ को याद कर लेंगे तो आगे वाला नक्षत्र का क्रम आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज समझ में, अगर आपने जैसे 6 नक्षत्र याद करे कौन कौन से भाई, कि जैसे मानो किसके मूल के नक्षत्र हमें याद करना है, तो मूल के नक्षत्र हमने 6 याद कर लिए। केतु के नक्षत्र कौन कौन से हैं और केतु के नक्षत्र का क्रम कौन कौन सा आएगा, 1 नंबर है, उसके बाद 10 नंबर है, उसके बाद 19 नंबर है। इधर कौन कौन सा नंबर मिल गया इसको, 9 नंबर है, इधर कौन सा है 18 है, और इधर कौन सा है 27 है, 27 नंबर का नक्षत्र। यानी 1, 10, 19 में अगर किसी का जन्म हुआ या 9, 10, 9, 18, 27, 9 दूनी 18, 27 में जन्म हुआ तो व्यक्ति के मूल पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट के 5 नक्षत्र मैंने बताए, ये धनिष्ठा, सतमिता, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, यानी इनमें होगा जन्म तो वो पंचक उस समय होंगे ही होंगे, जो शुरुआत हो जाएंगे हमारे पंचक। ये चीज समझ में आई आपको, इस तरह से हमें इनको आराम से अपन याद कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात आती है कि हमारी राशियों का डिवाइडेशन कैसे होता है, कैसे इन एक राशि में, जब भी हम राशि की बात करते हैं कि फला व्यक्ति का जन्म हुआ है और आज राशि उसकी ये है, तो राशि का कैसे निर्धारण होता है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि जब भी राशि किसी व्यक्ति का जन्म होगा उस समय वो अपने कुछ पूर्व कर्म लेके आता है, जीवन में जब आएगा वो अपने साथ में कुछ पूर्व कर्म लेकर आता है, और उस समय जो ग्रहों की पोजीशन होती है उस समय का एक फोटो खींच जाता है और उन फोटोज के हिसाब से उसका कुंडली का निर्माण हो जाता है। तो जब हम कुंडली की बात करते हैं दूध दो। तो ये आपने देखा होगा कि ये इस प्रकार से कुंडली होती है। तो क्या कुंडली ऐसी ही बनती है, तो ये हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली है जिसको डायमंड शेप में होती है। और दूसरी जो कुंडली होती है, अगर बात करेंगे अपन दक्षिण भारत की कुंडली की बात अगर अपन करेंगे तो दक्षिण भारत की कुंडली ऐसी नहीं होती, दक्षिण भारत की कुंडली इस प्रकार से होती है। आप लोगों ने देखी दक्षिण भारत की कुंडली, नहीं देखी किसी ने? साउथ इंडियन कुंडली देखी है कि नहीं देखी? मैंने देखी है सर। आपने देखी है? जी सर। ये थोड़ा सा बड़े छोटे हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। क्या अंतर होता है दोनों कुंडली में, आप बता सकते हैं विट्ठल जी? सर उतना नहीं पता है मेरे को, लेकिन वो बहुत हार्ड जाता है सर देखने में। और मैं बहुत एकदम कभी इजी देखा कर दूं नहीं तो ना। अभी हाँ इजी तो कर, अच्छा अच्छा रहेगा ना कितने सर। लोगों को पता है साउथ इंडियन कुंडली देखना? अपने यहाँ तो नॉर्थ इंडियन ही चलता है ना सर ज्यादा कर। देखो अभी समझाता हूं आप लोगों को। दिस वन हमारी जो नॉर्थ इंडियन कुंडली है इसमें जो भाव हैं वो फिक्स हैं। नंबर 1, दिस नंबर 2, सॉरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8। रिकॉर्डिंग चालू है या बंद है, जरा देख लीजिए प्लीज। चालू है। सर चालू है सर। क्योंकि अभी थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था ना। अभी यहाँ पर जब आप खराब हो रहा है, देखोगे आलू चिप्रा बना पीछे से रहे हैं। बैकग्राउंड को थोड़ा सा और ये भी खराब म्यूट कर होने लीजिए लगा। अपने आप को। सब्जियां हम भी खा लेंगे फिर तो। आ जाए, कहाँ पे आना है बताइए, किसके यहाँ करी आना है वाली आज? क्या है? आज किसके यहाँ आना है खाना खाने के लिए भाई? ये किसके यहाँ से सब्जियों के पीछे से आवाज आ रही है, ये बना लो। इधर से और भी लोग आ रहे हैं। सभी का डिनर आपके यहाँ होने वाला है अभी। पीछे से म्यूट कर लिया कीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। मैं फोर्सली म्यूट नहीं कर रहा हूँ, कम स्टूडेंट हैं इसलिए, अदरवाइज तो मैं फोर्सली यहाँ से म्यूट कर देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा कीजिए, सबको डिस्टरबेंस होता है। आज पहला दिन का क्लास है तो चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अभी अंतर समझ रहे हैं अपन। तो यहाँ पर पहला जो है, दिस इज भाव ऑफ लग्ना, इसको बोलते हैं लग्न। ठीक है, यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन भाव ये फिक्स है, नंबर 1 ही है, पहला भाव यानी लग्न ही है। दूसरा धन भाव ही है, इसको धनेश सेकंड द्वितीय भाव ही बोला जाएगा। इसको तृतीय चतुर्थ, इसको चौथा भाव, ये पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, ऐसे बोला जाएगा इसको। इसमें राशि कोई भी हो सकती है, यानी ये भाव के नंबर लिखे हुए हैं। जबकि वहां पे अगर अब इस वाले में बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो राशि लिखी गई है, ये यहाँ पर ये राशियां हैं, यानी यहाँ पर ये राशि लिख दी गई, ये 4, ये 5th। यहाँ भाव फिक्स नहीं है, ये राशि फिक्स है। यहाँ 6वें नंबर की राशि होगी, या 7 नंबर राशि होगी, या 8 नंबर राशि होगी, यहाँ पर 9 नंबर राशि होगी, यहाँ 10 नंबर राशि होगी, यहाँ 11 नंबर राशि होगी, यहाँ 12 नंबर राशि होगी। यहाँ भाव फिक्स नहीं है, लेकिन राशियां फिक्स हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी का सन यहाँ बैठा, मान लो किसी का चंद्रमा की बात करते हैं, राशि कैसे निर्धारित होती है उसको समझने के लिए हम निर्धारित करते हैं चंद्रमा से। किससे देखा जाता है राशि, किससे देखी जाती है? चंद्रमा से। तो मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ बैठ गया, मून, ये मून किसी का यहाँ बैठ गया, ये मून इसका यहाँ बैठा हुआ है, इसका सेकंड नंबर में। तो इसकी राशि कौन सी हो गई? ये इसको बोला जाएगा कि मून, मतलब उसकी राशि कौन सी है? वृष राशि, दूसरे नंबर की राशि है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब आप कुंडली देखते हो तो यहाँ पर आपके ये जो चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए आज का लग्न, मतलब जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय कौन सा लग्न था, कौन सी राशि उदय में थी जब बच्चे का जन्म हुआ। हमारे टोटल 12 लग्न होती हैं, 2 घंटे की एक लग्न होती है, यानी 2 आवर की एक लग्न होगी। सूर्य जिस राशि में होता है जब जन्म, मतलब सूर्य का उदय होगा, और सूर्य इस समय जिस राशि में है वही राशि उदय में होती है। जैसे अगर आज का मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे का है, तो 6 बजे जो राशि होगी, मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए इस समय जब सूर्य का आज मान लीजिए जब लग्न उदय हुआ होगा, तो उस समय यहाँ पर कौन सी राशि आई होगी? 11 नंबर की राशि आई होगी। क्योंकि जब सूर्य का उदय होगा तो यहाँ पर कौन सी राशि होगी? 11। यहाँ 11 नंबर लिखा होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरह से यहाँ पर राशियां लिखी रहती हैं। तो इसका मतलब मान लीजिए किसी का जब राशि यहाँ पर लिखा हुआ था आज के समय, और उसके बाद में किसी का आज जन्म हुआ है, एक सेकंड,
और चंद्रमा की जो पोजीशन थी, आज मान लो चंद्रमा था हमारा यहाँ पर, मून, दिस वन मून, ये मून की पोजीशन थी आज। तो राशि कौन सी हो गई, यहाँ पर 11 नंबर था, यहाँ मून है, तो बताइए इस आज के व्यक्ति की राशि कौन सी थी। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा समझ लीजिए, एक सेकंड। ये उदय की नहीं लिखी, ये तो मैंने भाव लिखे थे ना। तो जैसे ये 11 है और आज 10 नंबर में मान लो जब लग्न था तो मकर राशि में चंद्रमा था, तो यहां से राशि को जब हमने शुरू किया तो ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आज मून की पोजीशन थी इस जगह। मून किस राशि में है आज? आज मकर राशि में है। तो जब किसी का आज जन्म हुआ होगा सुबह सूर्यास्त के, सूर्योदय से 2 घंटे के बीच में जिस किसी के जन्म हुआ होगा, तो मून उसको 12 हाउस में मिला होगा, उस व्यक्ति के, उस जातक की कुंडली में। तो अब इसमें तो हमने पहचान लिया कि मून 10 नंबर राशि में बैठा है, इस व्यक्ति की राशि है मकर। लेकिन इस वाली कुंडली में कैसे पहचानेंगे कि उस व्यक्ति की राशि क्या होगी? कोई बता सकता है? कोई भी, एनीबॉडी, किसी को नॉलेज हो तो? साउथ इंडियन में कैसे पहचाने कि मून, मान लीजिए मून 10 नंबर राशि में बैठा है, ये मून बैठा है 10 नंबर राशि में यहाँ। तो मैंने कहा ना राशियां तो फिक्स होती हैं, तो यहाँ मून बैठा हुआ है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये लग्न है? तो बस जिस जगह पर जैसे 11 नंबर लग्न कौन सा था आज? 11 नंबर, तो ये 11 नंबर ये लग्न बन जाएगा। ऐसे 2 लाइन वहां पर खींच मिलती हैं आपको, उससे पता लग जाता है कि ये 11 नंबर है। इस बस ये पहला भाव हो गया, ठीक है ना? ये पहला भाव हो गया। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12वें भाव में मून पहुंच गया। बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं क्लियर? बताइए, और क्लियर करूं? जी सर, हो गया। सबको समझ में आ गई बात अच्छी तरह से? आप लोग थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया करो भाई। थोड़ा आया सर ये थोड़ा सर, ये राशि साउथ समझ में इंडियन आ गई ना? वाला भी है। राशि कैसे, राशि का निर्धारण कैसे होता है, राशि कैसे देखते हैं व्यक्ति की, ये तो समझ में आ गई ना? हाँ जी सर, ये तो आ गए। चंद्रमा जिस राशि में बैठा हो, जिस नंबर की राशि में बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है। ये इस वाले को छोड़ दीजिए, आप इस वाले को छोड़ दीजिए, इस वाले में इसका कोई महत्व नहीं, इस वन का, इसका कोई महत्व नहीं, ठीक है? यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्व ये तो किसका है? फिक्स जो है। राशि वहां पर लिखी हुई है, इसका कोई महत्व नहीं। ये तो फिक्स है, ये 12 हाउसेस आपके फिक्स हैं, और यहाँ पे ये राशियां फिक्स होती हैं, बस फर्क इतना है, ठीक है ना? तो अपने को समझने की दृष्टि से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे अपन को फिक्स करना है। तो जहां जो नंबर लिखा हो, खाना कोई सा भी हो सकता है, भाव कोई भी हो सकता है। आज जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा सुबह, आज सुबह क्या पूरा दिन चंद्रमा ही मकर राशि में ही रहा है, तो कहीं भी राशि घूमेगी। अगर इस समय की भी कुंडली बनाएंगे, मान लो इस समय की कुंडली अगर अपन बनाएंगे, तो यहाँ पर राशियों का परिवर्तन हो जाएगा। सिर्फ क्या परिवर्तन हो जाएगा राशियों का? जैसे मान लो इस समय की कुंडली अगर बनाई जाए, तो इस समय की कुंडली क्या परिवर्तन हो जाएगा? इस समय की कुंडली का परिवर्तन ये हो जाएगा कि यहाँ पर है ये 5, इस समय 5, यहाँ पर है 6, दिस 7 8, ये 9, ये 10। अब इस समय की है ये कुंडली 11 12 13, 13 कहाँ से आ गया? 1 कुछ तो भी क्या आएगा? 1 सर, 1 आएगा, ठीक है ना? सर साउथ इंडियन में जैसे राशि फिक्स होती है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन ये करते हैं? नहीं, प्रेडिक्शन तो सेम ही आएगी ना, राशि ही तो फिक्स है। मैंने बताया ना, ये यहाँ पर लग्न तो ये बन गया ना, लग्न का उदय कहाँ से हुआ? जहां पर लग्न का उदय होगा उस समय को, उस जगह को बना देते हैं, लग्न हो गया, है ना? वो जब हुआ लग्न। अब इस समय मान लीजिए, अब इस समय की कुंडली यहाँ पर बनाई जाती, अगर
इस समय की कुंडली यहाँ पर बनाई जाती तो यहाँ पर लग्न नहीं मिलेगा आपको। अब इस समय की अगर वहां पर कुंडली बनी होगी, इस समय की कुंडली बनी होगी तो कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर लग्न दिखेगा। ओके। ये इस समय लग्न यहाँ दिखेगा, ठीक है ना। अब ये पहला हाउस हो गया, ये लग्न हो गया। अब यहाँ पर मून किस जगह दिख रहा है, मान लीजिए अभी इस समय कुंडली में मून कहाँ दिख रहा है, अभी इस समय मून, मान लीजिए मून की पोजीशन इस समय 6 हाउस में है। ये मून यहाँ पे नहीं है, मून कहाँ है, मून 6 हाउस में है। ये मून है अभी की पोजीशन में, तो मून 6 हाउस में है, तो यहाँ पर 6 हाउस में मून कहाँ पे मिलेगा अपने को, मून कौन सी राशि में है, 10th में, तो 6 हाउस में मून मिलेगा तो मतलब कहाँ जाएगा, वो राशि तो 10 ही मिलने वाली है, तो मून तो इसी जगह रहेगा। लेकिन अपने आप आ गया कि नहीं 6 नंबर पे, देखो आप, हमने मून की पोजीशन तो चेंज की नहीं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर में, मतलब 6 हाउस में मून अपने आप आ गया। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। प्रेडिक्शन में कोई अंतर नहीं है, किसी तरह से सिर्फ देखने का तरीका है कि कौन कैसे उसको समझ सकता है। तो ये आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि राशि कैसे देखते हैं। जी सर। क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आगे आगे अब अपन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए दूसरी बात अब ये आती है कि राशियों के लिए नक्षत्र कैसे मिलते हैं, राशियों के लिए नक्षत्र कैसे मिलते हैं। तो क्या जो नक्षत्र मैंने अभी आपको बताए, क्या ये राशि के नक्षत्र हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है, अभी थोड़ी सी एक चीज और आपको समझा देता हूं तो और क्लियर होगा। थोड़ा सा ले लेते हैं क्लास को। सपोज दैट जैसे जल्दी जल्दी लिखने के लिए मैं पेंसिल का यूज कर लेता हूं, राइटिंग पे मत जाइए। जैसे मेष है, ठीक है, मैं नंबर लिख दूं तो समझ में आएगा ना। जैसे 1 2 3, ये नंबर समझ में आएंगे कि नहीं आएंगे। यस सर। सर ये राशियों के नंबर है ना। हाँ, आ राशियों के नंबर हैं। तो अभी 12 ये बताइए कौन सी राशि है। सर ये लिब्रा। वाह, वेरी गुड। मेष, वृष, मिथुन। सिंह राशि है सर, सिंह राशि। सिंह राशि है सर, सिंह लियो राशि। लियो राशि है। लियो राशि। ठीक है, ये सिंह। कौन सी राशि है, मकर। सर ये कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारी राशियां हैं। ठीक है, ये 12 राशि हैं और हर राशि का एक प्लैनेट लॉर्ड होता है, प्लैनेट होता है एक राशि का। तो प्लैनेट की अगर अपन बात करें तो 1 नंबर का प्लैनेट लॉर्ड कौन है बताइए, किसी को पता है। मंगल। मंगल है सर। जी 2 सर। का सर शुक्र। चंद्रमा। शुक्र। वीनस। यस सर। शुक्र सर, विनस। शुक्र। ये मार्स, ये वीनस, ये मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मरकरी, इसका बुध सर। सर चंद्रमा। मून। मून, 4th का मून, 5th का सन। बुध। सन, सन। सन। 6 का फिर मर्क्यूरी। अगेन मरकरी, 7 का विनस। अगेन वीनस, 8 का मंगल। मार्स। अगेन मार्स, 9 का सर जुपिटर। जुपिटर। 10 का सैटर्न। शनि। सेटन। फिर सैटर्न। 11 का फिर सैटर्न। सेटन। एंड जुपिटर। 12th का। जुपिटर। तो ऐसे अगर अपन देखेंगे तो हर राशि के लिए एक एक प्लैनेट को दे दिया। अब एक एक प्लैनेट के पास, किसी के पास 2 लॉर्डशिप है और किसी के पास एक ही लॉर्डशिप है। किस किस के पास में 2 लॉर्डशिप मिले, किस किस के पास 1 लॉर्डशिप है केवल। मून एंड सन। चंद्रमा और सूर्य।
केवल सन एंड मून जो है, इन लोगों के पास में, दोनों के पास में सिर्फ एक राशि का लॉर्डशिप है। जैसे सन के पास में है सिर्फ 5 नंबर राशि का सर लॉर्डशिप। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, राहु का बैठ गया आपके यहाँ, हिट हो गया सीधा, है ना। तो सन के पास जो लॉर्डशिप है, सिर्फ और सिर्फ किसकी लॉर्डशिप है सन के पास में? वो ओनली है लियो की लॉर्डशिप है। और मून के पास में लॉर्डशिप है ओनली कैंसर की लॉर्डशिप है। बाकी सबके पास में अगर फर्स्ट नंबर राशि एंड 8 नंबर राशि की बात करें तो ये इसकी लॉर्डशिप है मार्स के पास में, ठीक है। अगर सेकंड नंबर राशि एंड 7 नंबर राशि की बात करें तो इसकी लॉर्डशिप है वीनस के पास में। 3 नंबर राशि एंड 6 नंबर राशि की बात करें तो इनकी लॉर्डशिप है मरकरी के पास में। 4 और 5 ये चले गए, 6 ये आ गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 एंड 12 ये जुपिटर के पास में है। एंड 10 एंड 11 ये सैटर्न के पास में है। राहु और केतु के पास में अपनी कोई भी राशि नहीं होती, वो छाया ग्रह होते हैं। तो इस प्रकार से इन राशियों को, इन प्लैनेट को, इन राशियों की लॉर्डशिप मिली हुई है। अब इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब समझने की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या सन को अगर लॉर्डशिप मिली हुई है तो क्या इसको लियो राशि में क्या 3 वो नक्षत्र आएंगे जो सन के पास में है? ऐसा है क्या? या मार्स के पास में जो 1 नंबर और 8 नंबर राशि है, जैसे मेष और हम अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो जो अभी हमने प्लैनेट की बात करी थी, तो क्या इनके पास वही प्लैनेट होंगे? सॉरी, उस प्लैनेट के पास में क्या वही नक्षत्र होंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा होगा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मंगल के नक्षत्र कौन से हैं? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो क्या उन राशियों को यही नक्षत्र मिलेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का जो जन्म होता है वो चरण 1, 2, 3, 4 किसी भी चरण में हो सकता है और उसी के हिसाब से राशि का निर्धारण होता है। तो प्रत्येक नक्षत्र के लिए, यानी सबसे पहले जैसे कौन सी नक्षत्र की बात, सबसे पहले अपन किस राशि की बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात हो रही है हमारी एरीज, है ना। तो उसके लिए हमारे को कौन कौन से नक्षत्र मिलेंगे? सबसे पहले ये एक नक्षत्र के पास 4 चरण होते हैं और एक राशि के पास 9 चरण होते हैं। बात समझ में आ रही है? एक राशि के पास कितने हो गए? 9 चरण। 9 चरण। और एक नक्षत्र के पास कितने हैं? 4 चरण। 4 चरण। यानी इस अश्विनी के पास में कितने चरण होंगे? 4। और इस भरणी के पास कितने होंगे? सर 4। और कृतिका के पास में 4। तो सभी के पास में कितने हैं? 4 4 चरण सभी के पास में हैं। अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने बात करी एरीज राशि की, एरीज साइन की जब अपन बात करेंगे तो इसको कितने चरण चाहिए? 9 चरण चाहिए। 9 चरण सर। तो 9 चरण इसको पूरे कौन करेगा? ये अश्विनी पूरे करेगा 4, भरणी पूरे करेगा 4, और कृतिका का, ये कृतिका, कार्तिक लिख दिया, इसको कृतिका कर लेना है ना, कृतिका, कृतिका, ये कृतिका, कृतिका नक्षत्र है ना। तो इसका 1 चरण, यानी इसके 4 चरण, इसके 4 चरण और इसका 1 चरण, ये मिलके कौन सी राशि बन गई? एरीज। यानी एरीज राशि में, एरीज राशि में जो कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? कौन कौन से नक्षत्र आएंगे? अश्विनी आएगा, भरणी आएगा और कृतिका का 1 चरण आएगा। अश्विनी के 4, भरणी के 4 और कृतिका का 1। जब वृष राशि की बात करेंगे
तो अब वृष राशि की जब बात शुरू होगी तो कहाँ से शुरू होगी? वृष राशि की बात बताइए जल्दी से। वृष सर राशि की मघा, बात कहाँ से शुरू होगी? सर मघा, अरे मगा कहाँ से आ गया अब? सर रोहिणी, 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 कार्तिक का, कृतिका कार्तिक, नक्षत्र का कार्तिक के अभी कौन 3 सा, चरण, कितने चरण गए हैं कृतिका के? 3, अरे एक, अभी एक एक चला गए है, सर, तो कृतिका 3 बज के, गए सर। कृतिका के इसको कितने मिलेंगे अभी? कृतिका के 3 नक्षत्र चरण के इसको ये वाले मिल गए। ठीक है। इसके बाद रोहिणी के आए गए, रोहिणी के कितने मिलेंगे इसको? सर बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज आ रहा है पीछे से। हाँ पीछे से प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा पीछे से म्यूट कर लीजिए, नहीं तो मुझे फोर्सली म्यूट कर दूंगा तो आप लोगों को मजा ही नहीं आएगा क्लास में। मैं यहाँ से पढ़ाता चला जाऊंगा, समझ में आपके कुछ आने वाला नहीं है फिर, है ना। मृगशिरा के 2 आएंगे सर। अब इसके कितने हो गए? 4 और 3 7, अब बच्चे कितने? 2। तो इसको मृगशिरा के कितने मिल जाएंगे? 2। बात समझ में आ रही है ये चीज? यस सर, आ रही है। मृगशिरा के कितने मिल गए इसको? 2। तो इसके 2। पूरे 9 हो गए पूरे वृष के। यस सर, यस सर। अब किसके होंगे? सर अब 2 मृगशिरा के होंगे। मिथुन। अब ये मिथुन राशि जब जेमिनी की बात करेंगे तो मृगशिरा के कितने आ गए इसके पास? 2। मृगशिरा के 2 आ जाएंगे, इसके 2 चले गए। आद्रा के कितने मिल जाएंगे? 4। ये 6 हो गए। 3 पुनर्वसु के मिल जाएंगे। ठीक है। अब आती है कौन सी? कर्क, कैंसर राशि। कर्क राशि के पास जब अपन बात करेंगे, कर्क राशि के पास भी 9 चरण चाहिए, तो 9 चरण कौन कौन से मिलेंगे अब इसको? 1 पुनर्वसु, 4 पुष्य और 4 आश्लेष। यस सर। यानी इस कर्क राशि के पास जो नक्षत्र होंगे वो, अगर किसी व्यक्ति का जन्म, मान लीजिए आज चंद्रमा किस राशि में है, मानो आज चंद्रमा कर्क राशि में है, तो जरूरी नहीं कि कर्क राशि के जितने अक्षर हैं उन सभी से उस व्यक्ति का जन्म का नाम रखा जा सके। हमें देखना चाहिए कि उस व्यक्ति का जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का कर्क में जन्म हो तो उसका जन्म पुष्य में भी हो सकता है, पुनर्वसु में भी हो सकता है, आश्लेषा में भी हो सकता है। और ये उस बात में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये वाली चीज कि जब हम 27वें नक्षत्र की बात करते हैं, हम जब तारा चक्र की बात करते हैं, और हमारे जो नक्षत्र, जन्म नक्षत्र का 27 नंबर का जो नक्षत्र होता है वो अति मित्र नक्षत्र होता है, और उस नक्षत्र में जब भी काम किया जाता है तो हमारे लिए वो फेवरेबल होता है। जबकि हमारे जन्म का नक्षत्र हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, उस समय अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे लिए वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है। तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में जैसे 4, ये 9 जो नक्षत्र हैं इनको 4 राशियां मिल गई, अगले 9 नक्षत्र को फिर 4 राशियां मिल गई, और अगले 9 नक्षत्र को फिर 4 राशियां मिल गई। यानी अगर बात करते हैं 22 राशि की, मीन राशि की बात करते हैं, तो मीन राशि के पास 4 रेवती के चरण हैं, 4 उत्तरा भाद्रपद के चरण हैं और 1 पूर्वा भाद्रपद का चरण है। यानी किसी व्यक्ति का जन्म अगर मान लीजिए मीन राशि में हुआ है तो वो व्यक्ति का जन्म पंचक में हुआ होगा। ठीक है। रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है किसी का, इसका मतलब उसके जीवन में उसको मूल पड़े ही होंगे, तय हो गया। ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको सिर्फ आप देखकर समझ में आपको आ जाएगा कि इस व्यक्ति की कहानी क्या कह रही है। ये प्रेडिक्शन का पार्ट हालांकि है, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि मुहूर्त विज्ञान में आपको ये कुछ बेसिक जो चीजें हैं, अगर ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी तो आप बहुत अच्छी तरीके से मुहूर्त को निकाल सकते हैं। सर बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा सर। तो अभी मैं ये चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो भी लोग नए हैं, पुराने हैं, जो लोग पहले से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, कुछ लोग नए भी इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है। गैलेक्सी A22 5G के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है, क्या नाम है सर आपका?
अनम्यूट कर लीजिए, आप क्या अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ सर, नवीन भाई भावसा तो नवीन जी गुजरात बिजनेस है। पहले से थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज वगैरह आपको है? नहीं अच्छा, सर, ऐसा नहीं। नहीं है। अच्छा, अभी रुचि जी आपने भी आज ही ज्वाइन किया, तो रुचि जी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है क्या पहले से? सर थोड़ा सा। तो ये राशियों का किस तरह से विभाजन किया जाता है, कैसे कैसे किस राशि को कितने नक्षत्र मिले हुए हैं, इनकी जानकारी आपको पहले से है थोड़ी बहुत? नहीं थी, आज हमने बताई ना, 2:15 के करीब। हाँ, एक 2.25 नक्षत्र ही होते हैं, है ना? हाँ जी। तो एक राशि को 2.25 नक्षत्र मिले हैं। इस प्रकार से ये हमारी राशियों का निर्धारण होता है, और हमें ये चीज को समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ठीक है ना? तो ये आज का जो हमने पार्ट अपन ने जितना समझा है, अगर इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि आज का क्लास हम इतना ही करेंगे, बाकी बातें हम कल करेंगे। अभी हमारा जो क्लास रहेगा वो एवरी सैटरडे एंड संडे रहेगा, अभी इस वीक, और है ना 2 दिन क्लास रहेगा। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट वीक के बाद में क्लासेस बढ़ जाएंगे, शायद 4 क्लासेस हम कर लेंगे इसकी। और एक चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने 10 क्लासेस आपको देके रखे हुए हैं कि 10 क्लासेस ही लूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक हमारा कोर्स चलेगा, जो कंटेंट है वो पूरे होंगे, जितने दिन में पूरे होंगे, जितने क्लासेस में पूरे होंगे, हम उनको कंप्लीट करेंगे। आप सबके लिए एक नई चीज हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देके रखा हुआ है। जो लोग पुराने स्टूडेंट उनके लिए तो है ही, बट हमने एक रुद्राक्ष के नाम से जो कोर्स है वो आपको फ्री है। वो रुद्राक्ष के क्लासेस बीच में होंगे, यानी सैटरडे संडे को नहीं होंगे, बीच में जब भी क्लास होगा उसका लिंक आपको ग्रुप में मिलेगा। तो रुद्राक्ष का क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? बट सर सभी एक दिन पहले बता देना। नहीं, वो तो क्लास में आ जाएगा ना प्रतिभा जी, आप तो उस क्लास में ऑलरेडी हो और जी उसका हाँ। कंटेंट है ना? जो स्टूडेंट उस क्लास में नहीं है उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज बोल रहा हूँ। तो आई थिंक वो 22-23 या जब भी होगा वो मैं तो आपको सर बता आप उसकी दूंगा। क्लास नहीं लोगे उसकी, किसकी नहीं लेंगे क्लास? रुद्राक्ष के ऊपर? क्लास ही तो होगी वो, ओके। लाइव क्लासेस तो होगी। तो रुद्राक्ष का मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए दिया हुआ है, वो आपको मिल सर जाएगा। आप वो बीच में होगा, सैटरडे संडे के अलावा होगा वो क्लास, है ना? जी। तो आज के क्लास से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब सॉरी इंफॉर्मेशन कह रहा हूँ, कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये रुद्राक्ष मेरे को किसी ने 5 व्यक्ति का 5 नहीं, वो 5 क्या बोलते मुखी, हैं उसका बोला था। मुखी, हाँ 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 5 मुखी का बोला था, तो कब पहनना है मेरे को अब ध्यान नहीं रहा। हाँ, इस कब पे मैं बोला? आपको 5 नहीं, मैं तो आपको 1 से लेके 21 तक समझाने वाला हूँ। कब किसके लिए फेवरेबल है, किस नंबर के लिए कौन सा रुद्राक्ष फेवरेबल है, कौन सा पहनना चाहिए, वो सारी चीजें सर क्या आज पहचान मुझे शायद आज पहनना था, तो आज बता पहन पाएंगे सकते हैं। क्या? 5 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है जिसको कोई भी पहन सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप वो अगर आप पहनना चाहते हो आज गौरी जी, शंकर का क्या? गौरी शंकर वाला है क्या? नहीं गौरी शंकर तो रुद्राक्ष बिल्कुल अलग है ना? अच्छा। ये तो 5 मुखी रुद्राक्ष मतलब क्या होता है कि जो उसके ऊपर धारियां बनी रहती हैं रुद्राक्ष के ऊपर, वो उससे मुखी बोला जाता है, उसको बोलते हैं मुखी। कितना मुखी है ना? तो 5 धारियां, 5 लाइनें आपको सीधी सीधी लाइन दिखेंगी, वो 5 होंगी यानी 5 मुखी है। 6 होंगी यानी 6 मुखी है ना? 5 मुखी रुद्राक्ष। तो गौरी लेकिन शंकर वाली अलग है कोई? गौरी शंकर रुद्राक्ष अलग है, वो जुड़ा हुआ रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष। तो वो चीज अलग होती है। तो अभी आज आप पहनना चाहें इस गुड। राशि कैसे निकालें और समझ में नहीं आया, राजेंद्र जी समझ में नहीं आया। मैंने जैसे आपको एक बताया था ना, जैसे जो चार्ट बताया था आपको, 1 सेकंड मैं अभी फिर समझा देता हूँ आपको, 1 सेकंड। बिल्कुल सर महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप आपको। सभी के लिए भी महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से आपके जीवन में ये महाशिवरात्रि नए प्रेम का संचार करे और नए खुशियां आपको देने वाली हो, ऐसी मेरी मंगल भावनाएं हैं।
सर एक चीज और बताओ, एक हम जी। मंत्र बोलते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, जी और एक बोलते हैं नमः शिवाय, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, कभी कभी क्या होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मैं इसे बोलता चला जा रहा हूं, और फिर कभी कभी हमारा ध्यान भ्रमित हो जाता है, ध्यान चला जाता है ना, है ना। जी। तो कभी कभी उन मंत्रों को अलग तरह से बोल दिया जाता है, मतलब अलग तरह से, मतलब मंत्र वही रहेंगे, लेकिन आगे पीछे करके उनको बोल दिया जाता है। एक तरीका तो ये है जिससे आपका ध्यान लगातार बना रहे, तुरंत बना रहे इस चीज के लिए। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, कभी कभी कुछ तंत्र क्रियाएं करने के लिए, कुछ विशेष कार्य करने के लिए उनको थोड़ा आगे पीछे करके भी बोला जाता है ना। तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय बोले, या एक सेकंड मैं इनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा से। अच्छा, ये आप ये चीज समझ में नहीं आई कि राशियों का विभाजन कैसे होता है, ये चीज समझ में नहीं आई है, या आपको राशि कैसे देखते हैं ये समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा मुझे बता दें। राजेंद्र जी। हेलो। हाँ राजेंद्र जी। हाँ सर, राशि कैसे निकले समझ नहीं आया। राशि कैसे, मतलब कुंडली में राशि कैसे देखेंगे ये समझ में नहीं आया कि आज की राशि कौन सी है। जी हाँ, जी हाँ। ओके, ठीक से। स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। जी हाँ। अभी मुझे इसमें ये बताइए, अभी देखो जब हम बना रहे थे उस समय 5 नंबर लिखा था लग्न में, इस समय आपको मून कहाँ दिख रहा है, देख पा रहे हैं इसमें मून कहीं? 3 नंबर में। 3 नंबर में मून कहाँ है? 10 नंबर, 10 नंबर, 10। 10 नंबर में। तो 10 नंबर में जो मून है, तो मून की जो प्लेसमेंट है वही आपकी राशि है। मून जिस नंबर में बैठा हो, खाना कोई भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट मून की प्लेसमेंट जिस नंबर पे हो वही उसकी राशि है। जैसे यहाँ पर इसकी राशि जो बैठी है आज अभी तुरंत की कुंडली मैंने बनाई है, तो मून यहाँ पर 10 नंबर में जो दिख रहा है, इसका मतलब इस समय राशि, व्यक्ति का कोई जन्म होता है तो उसकी मकर राशि होगी। क्लियर है? और अभी प्लेसमेंट क्या थी मून की, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं समझा रहा था तो प्लेसमेंट मून की यहाँ थी, अभी तुरंत चेंज हो गई प्लेसमेंट, है ना। मतलब प्लेसमेंट कहाँ पहुंच गई मून की, 6 नंबर हाउस से उठ के 5th नंबर हाउस में पहुंच गई। और लग्न अभी जो था, जब मैंने क्लास शुरू किया था उस समय 5 नंबर लग्न था, मतलब सिंह लग्न था। और इस समय लग्न कौन सा हो गया, कन्या लग्न हो गया। यानी आप समझ सकते हो कि कैसे चेंजेस हो जाते हैं, जैसे ही समय चेंज होता है, एक एक दो घंटे का लग्न होता है, 2 घंटे से वो चेंज होता है। क्लियर है? अब समझ में आ गया आपको राशि कैसे देखना? जी हाँ। क्लियर है? जी सर। ठीक। तो इस प्रकार से हम इन राशियों को हम देख सकते हैं और कर सकते हैं। कल की क्लास, कल हम कुछ नई चीजें देखेंगे, किस प्रकार से तिथियों की कैलकुलेशंस होती है, कौन कौन सी तिथियां होती हैं, कौन सी नंदा तिथि होती है, कौन सी जया, रिक्ता, भद्रा, ये सब तिथियों के बारे में हम बात करेंगे, है ना। करण के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से मुहूर्त वगैरह हम निकालते हैं, ये सब चीजों पे चर्चा करेंगे कल के लिए। फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार, जय जी। जय जिनेन्द्र सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।